Hello, good evening and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma, one of the KNA's faculty member, and today I am back with our NORCET mains, that is your test series number 1 and the part 6 of it. तो आज भी हम कुछ important question जो आपके NORCET mains point of view से बहुत ज़्यादा important है, वो questions आज हम discuss करेंगे. So kindly like, share and subscribe our channel and then we will start with our question session. चलो, सो लेट्स डिस्कस आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ने पूछा क्या है? ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पूछा हुआ है. अ 30-year-old woman comes to the postnatal checkup 6 weeks after the delivering a baby. She complains of excessive vaginal discharge and itching. What is the appropriate management? ठीक है, so options की बात करेंगे. ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है that is your prescribed antifungal medication. Second is your order a vaginal culture. The third option says that perform a pelvic examination. और fourth option आपके पास बोल रहा है that reassure and advise a good hygiene. So what according to you, अगर आपके पास एक particular lady आ रही है, what will be your proper management? What will be the appropriate management for these symptoms? ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगी, पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि आपके पास एक विमेन आई है, 30 इयर्स उसकी एज है और उसने अभी अभी एक बेबी को डिलीवर किया है. तो उसके 6 महीने दैट इज 6 हफ्ते बाद 6 वीक्स आफ्टर वो बेसिकली पोस्टनेटल चेकअप के लिए आपके पास आई है. ठीक है जी, और वो क्या बोल रही है कि वो कंप्लेन कर रही है शी इज हैविंग वेजाइना से एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है एज वेल एज इचिंग देखने को मिल रही है. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी उसकी, आप ट्रीटमेंट क्या दोगे उस पर्टिकुलर विमेन को. ठीक है, तो भाई उसने बेबी डिलीवर कर दिया अप टू 6 वीक्स. इस पीरियड को पहले हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज योर प्यूपेरियम. ठीक है, प्यूपेरियम इसको बोलते हैं. दैट इज योर अप टू हाउ मेनी डेज, दैट इज बर्थ से लेके 6 वीक्स तक जो पोस्टनेटल पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं उसको हम. ठीक है जी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है, देयर आर बेटा एक्सेसिव चांसेस की जो पेशेंट है उसको क्या हो सकता है, मदर को स्पेशली सेप्सिस होने के या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. ठीक है, सेम गोज विद दिस मदर. अगर इस केस सिनेरियो की बात करें तो मदर को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा विजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग हो रही है विजाइना में. तो देयर आर चांसेस की क्या होगा, जो मदर है उसमें क्या हो सकता है, विजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज भी होएगा एज वेल एज वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलेगी. ठीक है जी, तो क्या बोल रही है कि विजाइनल इन्फेक्शन वहां पे हुआ है. दिस विजाइनल इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ योर एनी काइंड ऑफ फंगस. ठीक है, हो सकता है कि वहां पे क्या हो, कैंडिडा वेजिनालिस हो. ठीक है, काइंड ऑफ फंगस जो बेसिकली क्या है, विजाइना के इन्फ्लामेशन बेसिकली करवाती है. दैट लीड्स टू द प्रोफ्यूज डिस्चार्ज फ्रॉम द विजाइना एज वेल एज वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, इचिंग भी बहुत ज्यादा होगी आपके विजाइना में. ठीक है,
तो यही चीज बोली है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, पहला बोल रहा है कि मैनेजमेंट ये होगी कि आप एंटी फंगल मेडिकेशन दे दो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑर्डर अ वेजाइनल कल्चर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम पता लगाएंगे पहले कि देयर इज अ बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन या फिर नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप पेल्विक एग्जामिनेशन कर दो, ये भी आपके पास क्या है, काइंड ऑफ सस्पेक्टेड एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। और लास्ट बोल रहा है कि आपने क्या है, दिस इज पर्टिकुलरली एडवाइस दिया कि आप हाइजीन अच्छी मैनेजमेंट करो, ठीक है। हाइजीन पर्टिकुलरली अच्छी मैनेज करके रखो ताकि बेसिकली वेजाइनल इचिंग ना हो या फिर इतना ज्यादा डिस्चार्ज ना हो, बट इट विल नॉट बी दैट मच। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं मान, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या मानी जाएगी इसके लिए, दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट प्रेस्क्राइबिंग अ एंटी फंगल मेडिकेशन, ठीक है। क्योंकि क्या है, पेशेंट को क्या हुआ है, वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द फंगस, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, ठीक है। सो यू कैन प्रेस्क्राइब एनी काइंड ऑफ एंटी फंगल मेडिकेशन। तो एंटी फंगल आपके पास टैबलेट फॉर्म में भी आती है, प्लस आपके पास कुछ क्रीम्स फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेंगे, दैट इज योर कोट्राइमाजोल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटी फंगल मेडिकेशन का। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनल, दैट इज योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेस्क्राइबिंग द एंटी फंगल मेडिकेशन इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडीशन। तो एग्जाम्पल दिया, दैट इज योर कोट्राइमाजोल इज अ काइंड ऑफ एंटी फंगल है, एजोल है बेसिकली, जो कि वेजाइनल बर्निंग हो रही है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर इचिंग को रिलीव करने में हेल्पफुल होएगी, ठीक है। सो इट रिलीज टू, इट बेसिकली कॉज द इन्फेक्शन को बेसिकली स्लो डाउन करेगी। कैसे कम करेगी इन्फेक्शन को, बिकॉज इट वर्क्स, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और जो दैट इज योर फंगस की बेसिकली ग्रोथ को ये स्टॉप कर देती है, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ 50-year-old वुमेन है आपके पास, शी इज डायग्नोस्ड विद सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई है। शी इज एक्सपीरियंसिंग, क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, फटीग है, देयर इज नोजिया, एज वेल एज पेशेंट में एडिमा देखा जा रहा है। सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, वेरी फर्स्ट इज एनकरेज द फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इन द क्लाइंट। सेकेंड चीज बोल रहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड अ हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। थर्ड चीज क्या बोल रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रिंग अ एरिथ्रोपोइटिन फॉर द अनीमिया, और लास्ट बोल रहा है हेल्प हर टू डेवलप अ सेल्फ केयर प्लान। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू क्या कर सकते हो ऐसे क्लाइंट में आप। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूंगी तो बोल रहा है कि सीकेडी वाला आपके पास क्लाइंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाला आपके पास एक क्लाइंट आई हुई है, और उसको ना कुछ पर्टिकुलर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। फटीग है, बहुत ज्यादा उसको वीकनेस हो रही है, नोजिया है, मतलब नोजिया वॉमिटिंग सब बेसिकली उसको फील हो रहा है, एंड लास्ट इज योर एडिमा, स्वेलिंग है बहुत ज्यादा बॉडी में, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट जो अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या होएगा, ठीक है, इन सिम्टम्स को रिड्यूस करना, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करोगे, फर्स्ट बोल रहा है कि इनकरेज द फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड को बेसिकली पूरी तरह कम कर दो। अच्छा, ये चीज तो हमें पता ही है कि सीकेडी वाले क्लाइंट्स में बेसिकली हम फ्लूइड को कम देते हैं, ठीक है, लो फ्लूइड इनटेक बेसिकली होता है इन पर्टिकुलर सीकेडी वाला क्लाइंट्स, ठीक है। तो पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर
सिनेरियो। सेकंड चीज बोल रहा है कि प्रोवाइड द हाई प्रोटीन डाइट। भाई हाई प्रोटीन डाइट हम कभी भी नहीं देते, हम हमेशा क्या देते हैं, लो प्रोटीन डाइट बेसिकली वी प्रोवाइड टू द क्लाइंट, जो हमारे पास सीकेडी वाले क्लाइंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रोटीन डाइट आप दे दोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, किडनीज पहले ही काम नहीं कर रही, जो बेसिकली प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट निकलता है अमाइनो एसिड, वो बेसिकली बाहर नहीं जा पाएगा बॉडी से। तो कभी भी हम क्या करते हैं, दैट इज हाई प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं, ठीक है, सीकेडी वाले क्लाइंट। नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्टर एरिथ्रोपोइटिन फॉर द अनीमिया। दैट इज बेटे जो आपके पास सीकेडी वाले क्लाइंट्स जो होते हैं बेसिकली वो, अरे हमें पता है हमारी जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब सीकेडी हुआ है क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, तो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन भी सीक्रेट नहीं करी, सो देयर आर चांसेस कि बेसिकली पेशेंट में अनीमिया हो सकता है। लेकिन अगर हम इन सिम्टम्स की बात करें तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बच गया, दैट इज योर ऑप्शन डी, मींस हेल्प हर टू बेसिकली डेवलप अ सेल्फ केयर प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे सीकेडी वाले क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए एक पर्टिकुलर वो प्लान बनाए कि किस किस पर्टिकुलर अमाउंट में उनको फ्लूइड इनटेक करना है, किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना खाना है, ठीक है। लो पोटेशियम डाइट देनी होती है एज वेल एज लो प्रोटीन डाइट हैज टू बी टेकन, और फ्लूइड बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड हैज टू बी गिवन टू दी सीकेडी क्लाइंट, ठीक है। Okay, so the option will be the option D, that is help her to develop a particular self care plan. क्यों self care plan? Because ये जो CKD वाले care plan होते हैं, they help to relieve the particular kind of symptom. वहाँ पे आपको 3 symptom दिए थे, उनको relieve करने के लिए क्या है, this particular care plan will be the most effective nursing intervention. चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, A 28-year-old woman is diagnosed with the post-traumatic stress disorder. आपकी पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन आया है, PTSD आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट, सो शी एक्सपीरियंसेस द फ्लैशबैक्स एंड द नाइटमेयर्स, ठीक है, फ्लैशबैक्स एज वेल एज नाइटमेयर्स। What is the most important nursing intervention? क्या होगा सबसे ज्यादा nursing interventions most important? Very first options पढ़ते हैं, that is encourage her to talk about the traumatic event, पहला option. Second बोल रहा है help her to develop a relaxation plan. Third is providing a supportive listening and empathy, and the last is your administering the sedative medications for the sleep. So what according to you आप क्या करोगे ऐसे client में? Okay. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बात करूं, क्या चीज यहाँ पे बताई हुई है कि आपके पास एक 28 साल का पर्टिकुलरली एक क्लाइंट आई है जिसको PTSD हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, PTSD है ना। व्हाट इज दिस PTSD? स्ट्रेस का बेसिकली एक डिसऑर्डर है, दैट इज आफ्टर द एनी काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कोई भी किसी पर्सन के लिए ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ लव्ड वन हो गई है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमा वाली सिचुएशन है, लेकिन उस ट्रॉमा से वो अब उभर नहीं पा रहा है। उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद क्या हुआ है, उसने एक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली डेवलप कर लिया, ठीक है। तो फेलियर टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रॉमेटिक इवेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक। बेटा नाम से पता चल रहा है, पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है, किसके बाद, ट्रॉमा के बाद। तो ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, दैट इज योर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यही चीज बोली आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट। तो बोल रहे कि उसको क्या होता है बेटा, इसका PTSD का सिंबल होता है, दैट इज योर क्लासिकल साइन माना गया। दैट इज हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लैशबैक्स, जो बेसिकली पेशेंट सफर करते हैं इस डिसऑर्डर के साथ, PTSD के साथ, उनको क्या आता है, उस ट्रॉमेटिक इवेंट की जो उनके साथ हुआ है उसकी फ्लैशबैक्स दिखती है बार बार, और नाइटमेयर्स होते हैं, मतलब रात को वो सपने दिखाई देते हैं, वो ट्रॉमेटिक इवेंट फिर से बेसिकली उनके सामने आता है। तो वही चीज बोल रहा है, फ्लैशबैक्स होती हैं उसको और नाइटमेयर्स होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे अच्छा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इंटरवेंशन सबसे पहला बोल रहा है कि आप क्या करो, उसको
इनकरेज करो कि उसको बोलो कि वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात करे, ठीक है। सो दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर क्या है वो पर्टिकुलरली उस चीज से वो बहुत ज्यादा सफर करिए उस ट्रॉमेटिक, तो बार बार हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, उस ट्रॉमेटिक इवेंट में। सो दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डेवलप हर अ रिलैक्सेशन प्लान। हाँ, एक पर्टिकुलर रिलैक्सेशन थेरेपी हम उसको दे सकते हैं, लाइक योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, ताकि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ जाए, ठीक है। दिस कैन बी अ ऑप्शन, लेकिन अप्रोप्रिएट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज प्रोवाइड अ सपोर्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्लाइंट होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी वाले, इनको पर्टिकुलरली एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो इनकी बात को सुने, इनको क्या करे, एम्पैथाइज करे। तो दैट शुड बी अ क्वालिटी भी है नर्सिंग की, दैट इज एम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक रहना है टुवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है, वही चीज है। नेक्स्ट बोल रहा है लास्ट की सेडेटिव दे दो उसको ताकि वो सो जाए। सो दिस तो बेसिकली एथिकली बिल्कुल रॉन्ग है ये चीज, ठीक है। एंड रिलैक्सेशन प्लान भी बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड पर्टिकुलरली अ सपोर्टिव लिसनिंग एज वेल एज एम्पैथी आपको उसको पर्टिकुलर क्लाइंट को देनी है, ठीक है। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हियर। चलिए, तो रैशनली की बात करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इज टू प्रोवाइड अ सिंपैथी एज वेल एज अ नॉन जजमेंटल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन जजमेंटल स्पेस देना है पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है मतलब बहुत अच्छे से अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, जो भी वो फ्लैशबैक्स में देखता है, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So option C will be the right answer. Now let's move towards our next question, that is question number 4. So question number 4 आपके पास बोल रहा है that is a magnetic resonance imaging, that is MRI study is prescribed for a suspected client है जिसको basically brain tumor हो रखा है. So the nurse would implement which of the following action, ठीक है, which of the to prepare the client for this test. तो कौन सा particular action करेगी, मतलब प्री ऑपरेटिव प्री प्रोसीजरल स्टेप उसका क्या होएगा, ठीक है। फर्स्ट इज शेव द ग्रॉइन रीजन बिफोर इंसर्शन ऑफ द दैट इज योर femoral catheter. सेकंड ऑप्शन बोल रहा है रिमूव ऑल द मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट. नेक्स्ट इज योर keep the client NPO, that is 6 hours before the test, and the last is your instruct the client in inhalation technique for the administration of the radioisotope. So what according to you will be the answer? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, एमआरआई से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है बहुत सारी डिजीज कंडीशन में, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। सो एमआरआई तो आप सबको ही पता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एमआरआई बोला है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जिसको एक लिए सस्पेक्टेड है, ठीक है, सस्पेक्टेड है, हो सकता है कि उसमें ब्रेन ट्यूमर हो, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेन के लिए एमआरआई कराना है, तो बोल रहे हैं कि नर्स को पर्टिकुलर क्लाइंट को प्रिपेयर करना है उस पर्टिकुलर दैट इज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट इज एमआरआई के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है बेसिकली जो नर्स करेगी, पहला बोल रहे कि
शेव द ग्रोइन रीजन फॉर द इंसर्शन ऑफ फिमोरल कैथेटर, बिल्कुल नहीं। जब पर्टिकुलरली हम एमआरआई के लिए जाते हैं, हमें दैट इज योर फिमोरल कैथेटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो द फर्स्ट विल बी रॉन्ग वन, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रिमूव द मेटल कंटेनिंग कंटेनर। नेक्स्ट सी अगर आपकी बात करें तो सी बोल रहा है कि एनपीओ रखना है पर्टिकुलरली क्लाइंट को, ठीक है, बिफोर द टेस्ट। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, एमआरआई जब कराते हैं क्या हम एनपीओ रखते हैं पेशेंट को? इज इट रिक्वायर्ड? जरूरी है या फिर नहीं है? तो अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स होता है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल जब बेसिकली थायराइड टेस्टिंग करवाना है या फिर फास्टिंग ग्लूकोज बेसिकली करवाना है या यूएसजी के लिए पेशेंट को जाना है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, तब हम पेशेंट को एनपीओ जरूर रखते हैं, ठीक है, स्पेशली 6 आवर्स बिफोर द पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। लेकिन जब हम जिसकी बात करते हैं, दैट इज एमआरआई की बात करते हैं, तब बेसिकली पेशेंट को एनपीओ रखने की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज क्लाइंट जिनको क्या है, अगर पर्टिकुलरली क्लाइंट को एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, ठीक है, जीईआरडी वगैरह है, या फिर पर्टिकुलरली क्लाइंट को क्या है, फीकल अर्जेंसी है, ठीक है, फीकल अर्जेंसी वगैरह है, तो उन क्लाइंट्स में हम क्या करते हैं, 2 to 4 आवर्स बिफोर द एमआरआई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, कोई भी बेसिकली फ्लूइड नहीं देते हैं, कोई खाना नहीं देते हैं, ठीक है। बट अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो एमआरआई में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम बेसिकली खाना दे सकते हैं, ठीक है, एनिल पर ओरल नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट बोले कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन इनहेलेशन ऑफ द टेक्निक, तो बेसिकली हम इसमें कुछ भी इनहेल नहीं करवाते, ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन आपके पास एक बच गया, दैट इज ऑप्शन बी। दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज वी हैव टू रिमूव ऑल द मेटल कंटेनिंग इक्विपमेंट, जो भी बेसिकली पेशेंट ने पहना, बट वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट है, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ ज्वेलरी, मेटल रिलेटेड कोई भी कंपाउंड है, कोई भी चीज उसने पहन रखी है, वो क्या करनी है, पर्टिकुलरली रिमूव करनी है बिफोर गोइंग टू द प्रोसीजर, दैट इज एमआरआई से पहले। क्यों? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि आपको पता है बेटा, अगर मैं इसका नाम पढ़ूं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है इस पर्टिकुलर एमआरआई मशीन में, ठीक है। तो अगर मेटल कंटेनिंग कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंटेनर, कोई भी चीज पेशेंट ने पहन रखी है, तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और क्या होगा, इट में पर्टिकुलरली इंजर द क्लाइंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंजरी कर सकती है, ठीक है, बर्निंग कैन बी देयर, ठीक है, पेशेंट में बर्न्स हो सकते हैं, या फिर वन मोर थिंग याद रखना, एमआरआई में जो पर्टिकुलरली क्लाइंट होते हैं जिसमें क्या होता है, दैट इज पेसमेकर डला होता है ऑलरेडी, ठीक है। सो इफ एनी क्लाइंट इज देयर जिसमें बेसिकली पेसमेकर इम्प्लांटेड है, तो उसमें हम कभी भी एमआरआई नहीं करवाते। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हाई मैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड इन द एमआरआई, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर पर्टिकुलरली जिस पेशेंट में पर्टिकुलरली क्या है, पेसमेकर है, अगर वो उसको हम एमआरआई करवा दें, तो देयर आर चांसेस कि वो जो एमआरआई मशीन है वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, जो फंक्शनिंग है उस पर्टिकुलर पेसमेकर की, उसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, व्हाट यू have to do always before taking the patient towards the for the procedure of MRI, we have to remove all the metal containing objects from the patient, very important. Let's move towards the rationale. Option B is the right answer. Why it is the right answer? Because metal may interfere with the magnetic field of the machine to create, and it will create a problem. जो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक क्लियर इमेजिंग जो हमारे पास दिखती है वो नहीं दिखेगी, एंड इट इज कॉज अ सेफ्टी हैजार्ड के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है, बर्न्स पेशेंट में बेसिकली हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस हाई मैग्नेटिक फील्ड में डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक आर्मर एंड दे डू नॉट हैव अ एमआरआई स्कैन इफ दे आर हैविंग द इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर, या फिर कोई पेस मेकर अगर पहले से इम्प्लांटेड है, तो उन पेशेंट में एमआरआई नहीं करवाते हम, ठीक है। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है, आपको पूछा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंडीशन इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये पिक्चर आपको यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है ये जो आपके पास ये दिख रहा है पर्टिकुलर, आपको ये पर्टिकुलरली क्या है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, इट इज अ काइंड ऑफ स्किन लीजन, सेकंड है पेप्टिक अल्सर, थर्ड इज योर डेक्यूबाइटिस अल्सर, एंड द लास्ट इज योर स्किन एब्रेशन। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू ये क्या है ये?
भाई अगर हम इस इमेज की यहाँ पे बात करें, ठीक है, कैसी इमेज दिख रही है, बिल्कुल क्या है, जो आपके पास स्किन है, स्पेशली आपकी जो एपिडर्मिस है वो बिल्कुल पील ऑफ हो गई है और अंदर से जो आपके पास डर्मिस है वो भी अफेक्टेड हो गई है और रेडनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है बाहर से, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है कि स्किन लीजन है, तो स्किन लीजन तो ये नहीं है क्योंकि इसने क्या है, एपिडर्मिस के साथ साथ अंदर की लेयर को भी बेसिकली इन्वॉल्व कर लिया है। सेकंड इज योर पेप्टिक अल्सर्स। भाई पेप्टिक अल्सर्स आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर कैन बी इन द ड्यूडेनल रीजन या फिर वो हमें स्टमक रीजन, गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है डेक्यूबाइटस अल्सर, लास्ट है स्किन एब्रेशन, तो इट इज नॉट अ स्किन एब्रेशन। तो बचा क्या आपके पास, ये कौन से टाइप ऑफ अल्सर्स बेसिकली हमारे पास है, विच इज योर डेक्यूबाइटस अल्सर्स। तो इन डेक्यूबाइटस अल्सर्स को और क्या हम बोलते थे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर्स या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर सोर्स, और कॉमन लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, बेड सोर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बेड सोर्स, ठीक है जी। व्हाट दे आर कॉल्ड, प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं, प्रेशर अल्सर्स भी बोलते हैं, प्रेशर सोर्स, प्रेशर अल्सर एज वेल एज डेक्यूबाइटस अल्सर्स भी हम इन्हीं को बोलते हैं। जो हमें कैसे होते हैं, जब बेसिकली पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग क्या है, विदाउट एनी काइंड ऑफ अगर पेशेंट एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में है, ठीक है, वो अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं कर रहा है, तो हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स है बॉडी के, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट की हील है, बटक रीजन है या एल्बोज है, ठीक है, पर्टिकुलरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा बटक रीजन पे या फिर जो पेशेंट की हील है वहां पे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स है बॉडी के, वहां पे देयर आर चांसेस कि ये प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। Now these pressure ulcers are of different stages, ठीक है, they can occur from stage 1 से लेके stage 4 तक ये हमें ulcers देखने को मिलती है। और ये जो पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, this is the stage 2 of these pressure source ulcers, ठीक है। चलो let's move towards the rationale first, that is your pressure injuries which are also called as your bed ulcers या फिर bed sore ulcers बोलते हैं, bed sores बोलते हैं, decubitus ulcers, और they are also called as your that is your pressure ulcers. These are the soft tissue injuries that is basically formed due to the prolonged pressure, ठीक है। अगर prolonged बहुत टाइम के लिए excessive प्रेशर लगा जा रहा है आपकी बोनी प्रोमिनेंसेस पे, there are chances कि पेशेंट को क्या हो सकता है, there are chances पेशेंट में what can happen, pressure ulcers can happen, okay। ओके तो ये आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे 4 स्टेजेस की जिनकी मैं बात करी थी, जस्ट अ मिनट, ओके तो ये मैं 4 स्टेजेस की यहाँ पे बात करी थी, वो चीजें आपको दिखाई है, स्टेज 1, 2, 3 एज वेल एज 4। तो बेटे याद रखें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कैसी कंडीशन पेशेंट की हो जाती है। जो वेरी फर्स्ट स्टेजेस में आपको नॉन ब्लैंचिंग एरिथमा दिखेगा एंड दैट विल इन्वॉल्व योर, जो आपकी पहली लेयर है पर्टिकुलरली स्किन की, दैट इज योर एपिडर्मिस को ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, ऊपर ही आपको बेसिकली देखने, जिसमें पेशेंट को रेडनेस सी एरिथमा सा बेसिकली देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे उसको ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर केयर इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं, देयर आर चांसेस कि पेशेंट को क्या है, पर्टिकुलरली ही विल मूव टू द सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस अल्सर, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, एपिडर्मिस के साथ साथ जो सेकंड लेयर है स्किन की, डर्मिस को भी ये साथ में इन्वॉल्व कर ले रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, प्रेशर सोर्स यहाँ पे बन चुका है। अगर यहाँ पे भी आपने ट्रीट नहीं किया, स्टेज 3 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मिस के साथ साथ अब जो आपका सबक्यूटेनियस मस्कुलरिस लेयर है स्किन की, वो भी इन्वॉल्व हो गई है और यहाँ पे आपको बड़ा बेसिकली अल्सर देखने को मिल गया है। और जो लास्ट स्टेज है इन प्रेशर अल्सर की, जिसको ट्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज योर डीप टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, जिसमें बेसिकली आपके पास अल्सर जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, दैट इज इन्वॉल्विंग द मसल से लेके इसमें आपको बोन्स एज वेल एज टेंडन्स भी पेशेंट के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव आप देख सकते हो कैसा पर्टिकुलरली आपको ये अल्सर देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। So better to treat these kind of ulcer, it depends, pressure source क्यों होते हैं, because of the negligence of the healthcare staff. So it is very important, अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है, what you have to do, मतलब too early उसकी आप पोजिशनिंग करोगे, ठीक है, प्रॉपर बैक केयर हैज टू बी गिवन टू दैट पेशेंट, ठीक है, और प्रॉपर उसकी केयर करोगे विद द aseptic टेक्निक्स, ठीक है, दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दीज काइंड ऑफ बेड सोर्स, ठीक है। सो I hope this question is clear to you, and stages of bed sores very important. चलो, so this was all from my side. So today's session is over. We have discussed some important question जो आपके एम्स NORCET point of view से बहुत ज़्यादा important है, and I wish all the very best for your AIIMS NORCET everybody, and thank you so much.